Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. सभी को नमस्कार, लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया टेंस के बारे में, और टेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस की बात की थी। तो हमारे सामने लिखा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। थैंक यू सर। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई होप आप इन एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। लिखे हुए इन सेंटेंस पर अगर हम थोड़ा काम करें तो लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर अगर हम काम करें तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सिंस और फोर के लॉजिक पर काम किया, और सिंस के आधार को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिंस पर हम लोगों ने समझा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज होता है। अब इसी तरीके से अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर हम काम करें, यहाँ पर हमने फोर का जो जिक्र किया, तो हमें लगता है बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और लिखे हुए इस पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर जो फोर का यूज हुआ है, इस फोर के हिसाब में अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ करूं, इसी बात को समझने के लिए अगर एक मैं छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो टाइमलाइन कहना चाहती है ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो लिखे हुए इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर आधार को हम समझने की कोशिश करें तो अभी मेरी घड़ी में जो समय हुआ है वो 8:35
35 मिनट हुआ है, तो 2 घंटे का जो जिक्र हुआ, तो रिवर्स में आने के बाद 2 घंटे का जो जिक्र है वो 6:35 से हुआ। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि किसी इंसान ने 6:35 से इंतजार करना शुरू किया और वो 8:35 तक इंतजार कर चुका है, और इंतजार करने का ये जो सफर है अभी भी चल रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हुआ इस लिखी हुई बात का पहला जिक्र। तो फिर अगर मैं इसी के जैसा सेंटेंस नंबर 2 लिखा हुआ देखना चाहूं, तो ही वेटेड हेयर फॉर 2 आवर्स, तो यहां पर क्या ये टेंस गलत है? तो यहां पर इस टेंस को समझने की बात अगर हम करें तो इसका एक छोटा सा फर्क समझ आता है। जब हम इस 4 का जिक्र लेकर चलते हैं तो इस 4 का जिक्र 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ तो ये 4 हमें बताने का काम करता है कि ये एक्शन कुछ समय तक तो कंप्लीट हुआ और कुछ अभी भी चल रहा है, और इसी लिखी बातचीत के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये तो अपने मीनिंग में इस तरह का मीनिंग बताता है। फाइन। और इसीलिए हम लोग इस जब मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक्शन कुछ हिस्सा तो कंप्लीट है और कुछ आगे बढ़ रहा है, इसी के लिए हम लोग इसके लिए चुनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये। लेकिन इसके अलावा अगर हम सेंटेंस नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं, ही वेटेड हेयर फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया अगर इस लिखी बातचीत के हिसाब से मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा तो इस लिखी हुई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मेरे सामने अभी जो समय है वो मैं वापस लिख रहा हूं, 8:35 का समय है। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की जब बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है और पास्ट के किसी भी 2 घंटे की बात कर रहा है, पर एक्शन प्रेजेंट से लेना देना नहीं रख रहा है। भाई हाँ ना, ऐसे मामले की अगर हम बात करते हैं तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को 4 के साथ जो बताने की कोशिश हुई वो हुई हमारी वही ड्यूरेशन। ठीक है भाई, और इस ड्यूरेशन को अगर मैं देखना चाहूं तो इसके अर्थ में से का अर्थ नहीं निकलता, इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो शाब्दिक रूप से निकलता है तक, या फिर अगर हम शाब्दिक रूप से कहने की कोशिश करें के लिए। अब इसके मीनिंग इतने क्यों फर्क में आ रहे हैं? क्योंकि इन सभी के सभी मीनिंग की असलियत जो दायरे हैं वो प्रेपोजिशन हमें समझाएगा, और इसी की बात जब हम लोग ड्यूरेशन इस तरीके के मीनिंग में लेकर चलते हैं तो ये 3 तरह के, यानी कि कोई भी टेंस की बात कर सकता है। हो सकता है ये बात आप प्रेजेंट के कोई भी टेंस में लेकर चलें, हो सकता है पास्ट के कोई भी टेंस में लेकर चलें, और हो सकता है आप फ्यूचर के कोई भी टेंस में लेकर चलें। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस का इस सेंटेंस के साथ मीनिंग का फर्क मैं समझाना चाहूंगा। सेंटेंस 1 लिखा है, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं और इंतजार वो अब भी कर रहा है। पहले सेंटेंस का मीनिंग हुआ। दूसरे सेंटेंस की बात करें, ही वेटेड हेयर फॉर 2 आवर्स, उस इंसान ने 2 घंटे तक इंतजार किया। ठीक, उसके बाद उसने क्या किया ये मैं नहीं जानता, प्रेजेंट का इससे लेना देना नहीं रहा। ठीक है, अब ये वाली बात हुई, इसने 2 घंटे तक इंतजार किया। ठीक है भाई, अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, ही विल वेट हेयर फॉर 2 आवर्स, तो इसकी टाइमलाइन हमें ये समझाती है। अब अगर मैं इस समय की बात करना चाहूं तो ये मेरी समय में 8:35 प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि अब आगे अगर हम चीज देखने की कोशिश करें तो आगे आने वाले 2 घंटे का जिक्र हुआ हमारे सामने। आने वाले 2 घंटे वो इंतजार करेगा, आने वाले 2 घंटे के लिए वो इंसान इंतजार करेगा। एक अगली बात आती है, अगर इसको हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर लिखा है टेंस ही वेट्स हियर फॉर 2 आवर्स, तो इस बात का मतलब हमें समझ में आता है कि ये किसी इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन है। जब हैबिट या रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो भैया हैबिट या रूटीन एक्शन बताने का सिलसिला आपने प्रेजेंट के लिए बात कही। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात अपनी क्लियर हुई। 4 के अलग अलग मीनिंग है, पहले एक बार इससे फटाफट से देखें। मैं आप लोगों का ये मुगालता दूर करना चाहता था कि हम लोगों को ये लगता है कि जहां सिंस या 4 लिखा मिले वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक सीमित है। ऐसा नहीं है। आप 4 का जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट के लिए लेकर चलते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, और इस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सर बातचीत थोड़ी अलग हो गई। कृपया ध्यान से एक बार इसे देखें, फिर आगे चलते हैं।
चलिए भैया, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी, थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी एक ही कीवर्ड के आधार पर चीज़ों को जचाने के प्रयास करें, ऐसा नहीं होता बच्चों। चीज़ें कभी कभी अलग भी होती हैं और चीज़ें कभी कभी अलग डायमेंशन को भी पेश करती हैं। टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। टेंस अगर ठीक नहीं तो आगे के सारे आप लोगों के टेस्ट भी डैमेज हो सकते हैं। आगे बातचीत को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश बेसिकली अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश बेसिकली अपने आप में एक लैंग्वेज है, और जब हम इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, इस लैंग्वेज को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो लैंग्वेज के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। लैंग्वेज के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, और फिलहाल के लिए दो एस्पेक्ट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और दो एस्पेक्ट्स का जिक्र आता है। एक जिक्र जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल, और एक जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। भाषा के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक जिसे मैंने कहा फॉर्मल और एक जिसे मैंने कहा इनफॉर्मल। जब हम इस फॉर्मल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो भाषा के ये एक रूप हुआ, और इनफॉर्मल भाषा का दूसरा एस्पेक्ट हुआ। ठीक है भाई, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल भाषाओं में फ़र्क थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में तो पूछा नहीं जाता, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप उस जिक्र को देखकर सोचेंगे कि सर ने ये नहीं कराया। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसका पर्पज़ आगे जाके हमें पता चलता है। सबसे पहली बात हमें समझ में आती है जब हम फॉर्मल के जिक्र पर काम करते हैं, तो फॉर्मल का जिक्र हमें कहता है कि भाषा का ये वो रूप है जो लिखित में यूज़ किया जाता है। भाषा का ये वो रूप है जो लिखित में यूज़ किया जाता है, यानी कि लिखितम भाषा में इसका यूज़ किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो भाषा का ये स्पोकन एस्पेक्ट हुआ, बोलचाल की भाषा में इसका हम यूज़ करते हैं। जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल बेसिकली ग्रामेटिकल होता है। भाषा का एक ऐसा प्रयोग जिसके अंदर व्याकरण आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषा का एक ऐसा रूप जिसके अंदर व्याकरण बिल्कुल सही होती है, सटीक होती है। लेकिन इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसी को हम कहते हैं नॉन ग्रामेटिकल। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं नॉन ग्रामेटिकल। ठीक है जी, ये भाषा के अंदर एक ऐसा रूप हुआ जो कि व्याकरण के रूप में सही नहीं है, या फिर अगर मैं कहूँ तो ये भाषा का वो रूप हुआ जो व्याकरण के आधार पर सही नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसकी बात मैं करूँगा आपके सामने। फिर एक तीसरी बात आती है, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसके पास अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मैंने क्या कहा, इसके पास अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। भाषा का इसके अंदर एक ऐसा भाषा का ये एक ऐसा अर्थ हुआ जिसका जो आप कहना चाहें सामने वाला इसका वही अर्थ समझता है, इससे ज़्यादा दूर इसका अर्थ जाता नहीं। तो जो आप कह रहे हैं भाषा का वही अर्थ सामने वाले को समझ आता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर छिपे होते हैं एम्बिगुअस मीनिंग। इसके अंदर छिपे होते हैं एम्बिगुअस मीनिंग, यानी कि भाषा के ऐसे अर्थ निकल सकते हैं जो बोल कुछ रहा है और समझने वाला समझ कुछ और रहा है। ठीक है भाई, अगली बात को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल के अंदर हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट सेंटेंस, और जब इनफॉर्मल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं, वर्ड्स हो सकता है हम फ्रेजेस, या फिर हो सकता है हम इनकम्प्लीट सेंटेंस से ही अपना काम चलाएं। इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ध्यान से नहीं सुना तो ये मीनिंग समझ नहीं आएगा। कल जिस बात की वजह से क्लास को रोका गया था, छोड़ दिया गया था, वही हरकतें फिर शुरू हो रही हैं, और मुझे लगता है ये बैच बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप कमेंट पर रुक नहीं रहे हैं और आपको सब्र नहीं है, और यहाँ से आपको बहुत लेट समझ आएगा। खैर, मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कहानी क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज के दो हिस्से हम लोगों ने बांटे, एक हम लोगों ने कहा फॉर्मल और एक हम लोगों ने कहा इनफॉर्मल। जब फॉर्मल की हम बात करते हैं, भाषा का ये लिखित रूप हुआ, व्याकरणिक तौर पर बिल्कुल सटीक हुआ। उसके बाद आगे हमने कहा इसका मीनिंग अपने आप में बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, इसके अनर्थ नहीं होते, और इसका हम जब भी यूज करते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। इनफॉर्मल की बात करते हैं तो बोलचाल की भाषा में यूज होने वाली बात हुई। दूसरी बात नॉन ग्रामेटिकल, व्याकरण के रूप ये सही नहीं होता, इसके अर्थ एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस को अगर हम समझे तो एम्बी का मतलब होता है बोथ।
एमबी का मतलब हुआ बोथ, गुअस का मतलब होता कन्वे, जब ये दो मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है भाई। और अगली बात आती है जिसके अंदर कंप्लीट सेंटेंस हमें बताए जाते हैं, या जिसके अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस का यूज नहीं होता। खैर, अब आपके सामने ये जो सारा का सारा जो जिक्र है, आपकी परीक्षा कई तरीके से इसे पूछ लेती है, थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे चलो मैं आपके सामने हिंदी में कहना चाहूंगा, जैसे मैं हिंदी में कहूं, मैं घर गया, मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरी चाय बना दो। ये सेंटेंस फॉर्मल हुआ या इनफॉर्मल हुआ? आप कहोगे सर इनफॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल तरीके से तो कहना चाहिए मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है। मैंने फिर आपके सामने कहा मम्मी पानी। तो क्या ये सेंटेंस कहना सही है? ये सेंटेंस तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने दो ही शब्द बोले, मम्मी पानी। अब मम्मी पर डिपेंड करता है वो क्या समझें, एम्बिगुअस मीनिंग है। ऐसे कई सारी चीजें हम लोगों को इंग्लिश में भी देखने को मिल जाती हैं, और इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इनफॉर्मल के आधार पर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आप लोगों की कमेंट्री। जब आप कमेंट्री की बात करते हैं, क्रिकेट वगैरह आप लोग देखते हैं, तो क्रिकेट में कमेंट्री वगैरह होती है। जैसे मान लो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ठीक है, विराट कोहली साहब अपनी बैटिंग पर खड़े हुए हैं, सामने बॉलर बॉल डालने के लिए तैयार है, तो पूरी की पूरी पेवेलियन हुटिंग करती है, पूरी की पूरी पेवेलियन बहुत अच्छा शोर मचाती है और एनकरेज करती है, कोहली छक्का, कोहली छक्का, कोहली छक्का, कोहली छक्का। अब इस चीज को सुनकर आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी हंसी आए, अरे हाँ ना, क्यों? क्योंकि जो मैंने आपके सामने कहा वो एम्बिगुअस मीनिंग है, जो मैंने आपको कहा वो सिर्फ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, इनका मीनिंग अगर हम कहें तो ग्रामेटिकल इनका मीनिंग नहीं है। ठीक है। और जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली तो कोहली साहब ने आगे बढ़ा और हिट किया, जैसे ही हिट किया तो बॉल हवा की तरफ बढ़ती हुई बाउंड्री की ओर, और बोला जाता है एक छोटी सी बात इस तरीके से, देयर गोज अनदर सिक्स। इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है। अब अगर थोड़ा ध्यान से हम देखने की कोशिश करें तो भाई साहब ये एक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, बॉल तो हवा में उड़ती हुई बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन बोला गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जितनी भी कमेंट्री है इनके लिए एक्शन तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, पर इन्हें बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बोला जाता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लॉजिक अगर हम तैयार करें तो लॉजिक दो ही सामने आते हैं, हेयर या फिर देयर के साथ बने हुए ऐसे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताने का काम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात से आपको मिलाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने एक सवाल लिखा, ही ऑलवेज रीड्स पोएम्स। ठीक है जी। चलो कहानी थोड़ी सी बदलते हैं और मान लीजिए मैं लिखने की कोशिश करता हूं, he always sings love songs। होता है कुछ लोगों का शौक, ठीक है ना जी। तो मैं अगर इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो लिखा है he always sings love songs। ठीक है। अब इस लिखी हुई बातचीत को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये वो कीवर्ड है जो इस लिखे हुए शब्द के साथ जुड़कर इसकी हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है। अब अगर ये हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है तो हैबिट या रूटीन के लिए ही हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। अरे हाँ है ना। पर कभी कभी हम ऐसी ही बात को अपने अंदाज को बदलकर कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कोई छोटा भाई या बहन है और हम उसे देख रहे हैं, ठीक है, और वो अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा है, तो हमारी तरफ से एक सेंटेंस निकलता है, ये हमेशा ही गेम खेलता रहता है। हम ऐसा ही कुछ बोलते हैं और हमारा बोला हुआ वाक्य होता है कि हमेशा ही गेम खेलता रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से देखना, हमेशा का जिक्र आप कॉन्टिन्यूस में यूज कर रहे हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बात समझ में आती है। और बात क्या हुई भैया कि जितने भी हमारे हैबिट या रूटीन बताने वाले कीवर्ड्स हैं, जितने भी हमारे हैबिट या रूटीन बताने वाले कीवर्ड्स हैं, इन हैबिट या रूटीन बताने वाले कीवर्ड्स को हम यूं तो बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अरे भाई हाँ ना, लेकिन अगर हम इन हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने वाले कीवर्ड्स को अगर हम बताने की कोशिश करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें कहा मैंने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वजह से हैबिट या रूटीन बताने वाले इन कीवर्ड्स को अगर हम बताना चाहें तो सामने वाले पर गुस्सा
सामने वाले पर गुस्सा रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे कहने की कोशिश करूं, क्योंकि ये भाषा का रूप बोलचाल का है, तो बोलचाल की भाषा में ही हम लोग अपने गुस्से को बोलकर दिखा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस यही बनता है, ही इज ऑलवेज सिंगिंग लव सॉन्ग्स। तो अगर इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसी चीज को कहा जाता है कॉन्टिन्यूस में बताने की बात। ये एक हुई डिसअप्रूविंग सेंस। डिसअप्रूविंग सेंस का मतलब हुआ जब कोई बोलने वाला इंसान किसी इंसान की हैबिट या रूटीन को पसंद नहीं करता और भड़कता है और गुस्से में कहता है, जैसे कि अभी भी लगे पड़े हैं तेजेंद्र, रजनी, अंशु, उत्कर्ष, ब्रजेश, पुनीत लगे पड़े हैं, तो मैं गुस्से में कभी कभी कहता हूँ, ये हमेशा ही कमेंटबाजी में लगे रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिलेक्शन तुम्हारा, पढ़ाई तुम्हारी है, लगे रहो, मेरे को क्या लेना देना है, ठीक है ना जी। अब मैं इनको ब्लॉक करवाऊंगा, मिस्टर जो आपका नाम है ना शादाब जी, जो मुझे आप ज्ञान बांट रहे हैं, अब मैं आपको उड़ाता हूँ बेटा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी बात अगर हमने कॉन्टिन्यूस में यूज की है तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ हमारी तरफ से डिसअप्रूविंग सेंस, गुस्सा या एंगर दिखाने की बात। अब मिलते हैं बेटे तीसरी बातचीत से। तीसरी बातचीत को हम लोग अगर कहने की कोशिश करें, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आई वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स। इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर काम समझें तो ये लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में ठीक है। और हमें एक चीज भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बच्चों? अब अगर मान लो मैं इसी हेल्पिंग वर्ब का जिक्र इसमें करता हूं, जैसे अगर मैंने आपके सामने कहा आई डू वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं आई डू वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये तो आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन आपने यहाँ इस पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज किया, तो बेसिकली ये आपके सामने क्रिएट करता है एक एम्फेसिस। क्या क्रिएट करता है? एम्फेसिस। और एम्फेसिस बनाने का तरीका हुआ कि पॉजिटिव लिखे हुए सेंटेंस हमें मिलते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए, और इनके साथ हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम पर डू या डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो हम कही हुई बात पर जोर डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इसे दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूं, जैसे अगर इसे मैं दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूं, इस लिखी बात मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूं, और इसी लिखी हुई बात को अगर मैं बोलकर कहूं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करता तो हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करता तो हूं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करते हैं, लिए एडमिशन और ठीक है भैया, सिखाना हो नहीं सिखाना मुझे लेना देना नहीं, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करता तो हूं। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एम्फेसिस। ठीक है बेटा, ये सारे नियम हमने जो समझे हैं ये बोलचाल की भाषा से संबंधित हैं। ठीक है ना, आपको ये वाला दायरा काम आएगा जब आप नरेशन मेरे साथ पढ़ेंगे। खैर अब इसी लिखी हुई बातचीत का एक और एस्पेक्ट है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, और इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं ड्रामेटिक। बोलकर सुनाओ बच्चों, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन या ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। जब कोई ऐतिहासिक घटना को, जब आप ऐतिहासिक घटना को किसी के सामने नाटकीय तौर पर बताने की कोशिश करते हो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई ध्यान से समझो। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, अभिषेक सुमन सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अभिषेक सुमन सर आपको पढ़ाते हैं, मैं वो नहीं, मैं अपने अंदाज से आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो उसके बाद मेरी हिस्ट्री पढ़ाने के अंदाज को देखिएगा, तो उसके बाद अकबर को राजा बना दिया गया, और अकबर जब राजा बने तो उनकी उम्र मात्र 12 या 13 वर्ष थी, और उन्हें पूरे के पूरे भारत पर साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। अगर मैं ऐसे हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊं तो क्या महसूस होगा? महसूस कुछ नहीं होना, थोड़ी देर में आप सभी बेहोश हो जाओगे, ये सच है ना। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से, यानी कि मैं थोड़ा नाटकीय तरीके से इसे पढ़ाने की कोशिश करूं तो तरीका बदल जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुने, मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद बैरम खां आता है। कौन आता है? बैरम खां आता है। और बैरम खां आता है, अकबर का हाथ पकड़ा, उसे बैठा दिया सिंहासन पर और कहा कि ले भैया अब तू राजा बन गया। अकबर बोला है,
वही बैरम खां बोला है, अब तो बेटा तू राजा बन गया। तो अकबर ने कहा ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा देख मेरे बेटे ध्यान से समझ, भारत वर्ष पे अब तेरे को राज करना, अब आने वाले कई वर्षों तक तेरा राज रहेगा, ढंग से काम कर ले, तेरी मौज है। अकबर बोला है। तो अकबर था भाई अनपढ़, अकबर था अनपढ़, अब अनपढ़ आदमी करेगा क्या, ठीक है। तो अकबर ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के उसने 9 लोगों को सिलेक्ट किया। कितने को? 9 लोगों को सिलेक्ट किया, और 9 लोगों को अलग अलग अपॉइंट किया, और उसी को उसने कहा नवरत्न। क्या नाम बोला भाई? नवरत्न। और वो रोज रात को अकबर को बहुत सारी नॉलेज देते थे, जो किताबें वो पढ़ते थे तो अकबर को जानकारी, और अकबर खुश होता था, कहता है, और वो बोला हाँ है। अब मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता तो आपको हिस्ट्री रहा हूं, लेकिन इसके अंदर नाटकबाजी जोड़ रहा हूं। अरे हाँ ना। तो ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन को अगर हिस्ट्री की, अगर हम ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं ना बच्चों, तो हिस्ट्री की ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो बोलकर जब इतिहास के आप जिक्र करते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल कहने की कोशिश करता हूं, देन अकबर असेंड्स द थ्रोन, ठीक है बच्चों। तो ये जो कही गई बात है ये बोलचाल की भाषा है, ये लिखने में नहीं। एक बार ध्यान से मेरे साथ फिर से समझे। अंग्रेजी भाषा अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल भाषा का वो रूप जो लिखित में यूज होता है, व्याकरण सही होती है, जो आप कह रहे हैं सामने वाला वही अर्थ उसका समझता है, कंप्लीट सेंटेंसेस में होते हैं। दूसरी तरफ हमने कहा बच्चों इनफॉर्मल, बोलचाल की भाषा से संबंधित है ये। बोलचाल की भाषा का अर्थ मतलब इसके अर्थ बोलने वाला अपने हिसाब से बदल लेता है। ग्रामर का इसके अंदर खास यूज नहीं होता, एक से ज्यादा मीनिंग जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने कमेंट्री कहा। दूसरी बात, हैबिट रूटीन एक्शन को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहें तो सामने वाले को आपका गुस्सा महसूस होता है। ठीक है जी। अब अगली बात अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लिखा है एम्फेसाइज। जब आपकी अपनी बात पर वजन डालना चाहें, जोर डालना चाहें, तो पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का आप यूज करते हैं। और एक आपका ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, फटाफट से एक बार इसे पढ़ें, समझें, आगे उसके बाद चलते हैं।
मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, तो इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज। अब इन सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक छोटा सा सीक्वेंस। आप इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सभी के सभी सेंटेंसेस में, और सीक्वेंस किस बात का है थोड़ा ध्यान से समझें। जब सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो इस लिखी हुई सारी की सारी बातचीत में बेसिकली एक नहीं दो सेंटेंसेस हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर एक छोटा सा सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस कैसे काम करता है आइए ध्यान से समझें। अगर हम इन सीक्वेंस को ध्यान से समझें तो दो शब्दों का परिचय हम लोगों को समझना होगा, और एक है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं मेरे भाई एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। फिर से बोलना बच्चों, एंटीसीडेंट। एक शब्द हुआ हमारे सामने एंटीसीडेंट, और इसी के जैसा एक दूसरा शब्द है जिसे हम लोगों ने नाम दिया प्रीसीडेंट। क्या नाम दिया बच्चों? प्रीसीडेंट। तो दो तरीके के शब्द आ रहे हैं हमारे सामने, एक जिसे मैंने कहा एंटीसीडेंट और दूसरा हमने कहा प्रीसीडेंट। एंटीसीडेंट की बात हम कहें तो जो एक्शन अगर हम समझें तो एंटीसीडेंट एक ऐसा एक्शन हुआ जो कि पहले हुआ जो कि पहले हुआ, और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वो एक्शन जो कि बाद में हुआ, एक ऐसा एक्शन जो कि बाद में हुआ। ठीक है, तो दो तरह के एक्शंस हमारे सामने आए, एक एक्शन जो कि पहले हुआ जो बाद में अगर हम बात करने की कोशिश करें एक ऐसा एक्शन जो पहले, एक ऐसा एक्शन जो बाद में हुआ, तो इन दो एक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली पहले कोई इंसान दवाई लेगा और उसके बाद सोने जाएगा। इन दो लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो पहले कोई इंसान दरवाजे बंद करेगा और उसके बाद कोई इंसान कॉलेज के लिए जाएगा। तो सीक्वेंस मेंटेन करने की बात हुई एक एंटीसीडेंट के साथ और एक प्रीसीडेंट के साथ। जब हम एंटीसीडेंट की बात करते हैं जो एक्शन पहले हुआ, तो एक्शन पहले होने का मतलब हमें समझ आया कि जो ऐसा है एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, जो ऐसा एक्शन हुआ जो पहले कंप्लीट हुआ। अरे हाँ ना, और ये जो दूसरा एक्शन है वो इसके बाद हुआ। तो एक बार फिर से देखें ध्यान से, एंटीसीडेंट एक ऐसा एक्शन हुआ जो पहले हुआ, और पहले होने का मतलब पहले कंप्लीट हुआ। अब ये एक्शन अगर पहले कंप्लीट हुआ तो इसी को हम बताने का काम करते हैं परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन इसके बाद हुआ इसके लिए एक्शन स्पेसिफिक टाइम पर हुआ, इसीलिए हम प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। किस में बताने की कोशिश करते हैं बच्चों? इंडेफिनिट टेंस में। शॉर्टकट तब बनता है शॉर्टकट तब बनता है जब एक सेंटेंस के अंदर एक नहीं बेसिकली दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं। अब जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो लॉजिक यहीं से हमारा तैयार हुआ, और पहली बात ये समझ आती है कि जब इन दो एक्शंस को हम आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने शब्द को चुना बिफोर। क्या चुना बेटा? बिफोर। तो बिफोर होने के नाते जो एक्शन पहले हुआ उस पहले बताने वाले एक्शन के नाम पर, पहले नाम पर आने वाले एक्शन को अगर हम बताने की कोशिश करें तो इसके लिए हमने चुना एंटीसीडेंट। अब ये भी हम लोगों ने समझा कि एंटीसीडेंट के लिए हम चुनते हैं कौन सा टेंस? परफेक्ट। तो बेटा जो एक्शन इसके बाद हुआ वो हुआ आपका प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बताने वाला जो सिलसिला है वो आप बताते हैं इंडेफिनिट टेंस के साथ। अब यही लॉजिक मैं इन दो सेंटेंसेस पर लगाना चाहूंगा। इनमें से जो भी हमारा एंटीसीडेंट है पहले हम उसे, देखो मैं इन दो सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़ूंगा बेटा, तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में जो एंटीसीडेंट है उसे हम लोग कहने की कोशिश करो तो भैया एंटीसीडेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया और हुआ ही हैड टेकन सम मेडिसिन। ये हो गई बात हमारी। आगे अगर हम चीज को देखने की कोशिश करें, हम लोगों ने लिखा बिफोर, और आगे जो भी हमारा प्रेसिडेंट है वो यूं का यूं आपने लिखा ही वेंट टू स्लीप।
ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारे पास पहला सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का काम। ठीक है भाई, अब अगली बात अगर हम समझने की कोशिश करें, राहुल लॉक्ड ऑल द डोर्स ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। राहुल है चाहे ही है, दोनों फिलहाल के लिए एक ही हैं, तो एंटीसीडेंट का जिक्र हम पहले करने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस शुरू हुआ राहुल के साथ, राहुल हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स। ठीक है बेटा, और उसके बाद आप लोगों ने लिखा बिफोर ही लेफ्ट, और आगे ये जो भी कुछ लिखा है फॉर हिज कॉलेज। भाई यहां तक की बात समझ में आई? तो ये तो हुआ पहला तरीका जिसमें हमने सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा, और इसे जोड़ने के लिए हम लोगों ने बिफोर का यूज किया। अब यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था बदल दी जा रही है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमने बिफोर से दो सेंटेंसेस को जोड़ा, चलो एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं दोस्तों। इनमें एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट हुआ आप पहले रिसीवर को उठाएं, और प्रेसिडेंट क्या हुआ? आप बोले हेलो हेलो मेरे फोन पे जब तू आई बोलो। तो इस लिखे सेंटेंस में एंटीसीडेंट फोन उठाने की बात हुई, इसीलिए हम लोग इस सेंटेंस की शुरुआत में लिखने की कोशिश करते हैं शिखा हैड पिक्ड अप द रिसीवर। ठीक है जी, आगे हम लोगों ने लिखा बिफोर, सेंटेंस कंटिन्यू होता है, शी सेड, और आगे हम लोगों ने लिखा हेलो देन। एक बार सेंटेंस को पढ़कर देखो, आपको खुद ही नियम समझ आएगा। फटाफट से एक बार इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, इसमें क्या ठीक होना चाहिए। चलिए भाई, अब हमारे सामने सेंटेंस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बिफोर से जब हम सीक्वेंस बता चुके हैं, तो क्या यहाँ पर इस देन को लिखने की कोई आवश्यकता है? हम लोगों ने इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इस देन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा में दिया जाता है कि लिखे हुए सेंटेंस के सीक्वेंस को अगर आप लोगों ने बिफोर के साथ जोड़ दिया है, तो आने वाले सेंटेंस के अंदर कभी कभी बेवजह हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है देन, या फिर बेवजह हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है लेटर। कुल मिलाकर ऐसे शब्दों का जिक्र सुपरफ्लूअस बनता है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखे हुए शब्दों का जिक्र सुपरफ्लूअस बनता है। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये कई बार उलझाता है। चलो बेटा, अच्छा एक परीक्षा का सवाल और ले लेते हैं। अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस के सीक्वेंस में हटाकर हम इस बिफोर को और इसकी जगह हम लोग लिखने की कोशिश करें आफ्टर, तो क्या होगा? अगर इस बिफोर को हटाकर हम लोग लिखने की कोशिश करें आफ्टर, तो क्या होगा? बात क्या होनी है? कुछ भी नहीं, सीक्वेंस को हम पलट देते हैं। अरे हाँ है ना, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो लिखा हमने पहले, और प्रेसिडेंट बताने वाला जो शब्द है हमारे पास इंडेफिनिट हुआ, और जो भी हमारे पास एंटीसीडेंट है उस एंटीसीडेंट का जिक्र यानी कि परफेक्ट टेंस का जिक्र हम करते हैं बाद में। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को हम आफ्टर से जरा जोड़कर देखते हैं क्या इसका सिलसिला बनता है। मैं आंसर लिखना चाहूंगा आपकी मदद से। पहले ये बताओ बेटा, एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट है आप पैसे निकालें। ठीक है ना जी? अरे हाँ ना, मैं यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। और ये मैंने आपके लिए लिखा रिसीट, बोलकर दिखाओ जरा। रिसीट, रिसिप्ट नहीं, रिसीट कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, अब इस सेंटेंसेस को मैं आफ्टर के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखें, अगर आफ्टर से मैं इसे जोड़ता हूं तो एंटीसीडेंट क्या है? आप पैसा निकालें, और प्रेसिडेंट क्या है? एटीएम, उसकी रसीद निकालें। तो पहले हम प्रेसिडेंट का जिक्र करना चाहेंगे और आंसर शुरू होता है The ATM dispensed the receipt, और आगे लिखा है later, फिर आगे हमने सीक्वेंस बनाया after गीतिका withdrew the money। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर देखेंगे ध्यान से तो कोई गड़बड़ हुई? यकीनन इस सेंटेंस के अंदर गड़बड़ हुई। और क्या हुआ, जब सीक्वेंस बताने की कोशिश में आप लोगों ने आफ्टर लिख दिया है, तो इस जो शब्द हम लोगों ने यहाँ लिखा था लेटर, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, मैं रुक रहा हूँ। इसे ध्यान से देखा समझा तो फायदा रहेगा आगे की बातों में। प्लीज टेक योर टाइम।
ये सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ रह गया है हमारे पास, और यहाँ पर आप इसे एंटीसीडेंट बनाओगे तो हैड, और विड्रू की थर्ड फॉर्म आप लिखने की कोशिश करोगे तो ये होना चाहिए हैड विड्रॉन। एक बार बेटा ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस में हम लोगों ने सीक्वेंस बनाना सीखा, और सीक्वेंस दो हिस्सों में हमने बांटा। एक एंटीसीडेंट, एक ऐसा एक्शन जो पहले हुआ। पहले हुए का मतलब जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। जब एक्शन पहले कंप्लीट हुआ तो इसे हम परफेक्ट टेंस में बताते हैं, और जो एक्शन उसके बाद हुआ, उस बाद में होने वाले एक्शन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी कि इंडेफिनिट टेंस में। और दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं, बिफोर के साथ या फिर आफ्टर के साथ। ठीक है, अब ऐसे कहे हुए सेंटेंस की अगर बात करें, अगर जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये लिखा हुआ ऊपर वाला सेंटेंस है, हम लोगों ने इन दो सेंटेंसेस को आपस में बिफोर के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो कई बच्चों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इस बिफोर को हटाकर अगर मैं यहाँ पर आफ्टर लिख दूं तो भाई परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगर आफ्टर लिख देते हैं तो ये लिखा हुआ सेंटेंस तो आपके सेंटेंस में शुरुआत में आएगा, और ये हुआ ही वेंट टू स्लीप, और ये जो भी कुछ आपका लिखा है इसका जिक्र आप बाद में कर देंगे, क्या दिक्कत है। ही हैड टेकन सम मेडिसिन, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आप लोगों के सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस में आपको सीक्वेंस समझ आ जाए, ये काफी है। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बात को मैं लेकर चलना चाहूंगा आगे, और आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि आप में और तुक्केबाजों में क्या फर्क है। तुक्केबाज स्टूडेंट कहाँ पर मार खाते हैं, और आप कहाँ पर चीजों को लॉजिकल तरीके से सटीक आंसर में बदल कर आते हैं। मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना पेन पेपर तैयार रखें। आप अपना पेन पेपर तैयार रखें, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, साथ साथ लिखें और उनको आंसर्स लिख कर देखें, कमेंट से बचें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 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 थैंक यू। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अब आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, और प्लीज कमेंट पे आंसर देने की जरूरत नहीं है, और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बनाकर देखें, फिर आपको चीजें बेहतरीन तरीके से खुद समझ आएंगी।
मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाएं और जरा कोशिश करें सोल्व करने की। कोशिश करें बच्चों इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। माय डियर शिवम, आपको कहा है मैंने, आप अपने आंसर्स बनाएं, कमेंट पर दिमाग ना लगाएं। मैं आपको कोई भी चीज अगर कहता हूं तो मेरे कहने का हर एक मेरे सेंटेंस का आप ही लोगों का फायदा है, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है आप कुछ भी लिखें, आप कुछ भी इसमें नाटकबाजी करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यकीनन कोई ना कोई ऐसा फायदा तो है छिपा हुआ जिसको मैं चाहता हूं और आपको इस चीज का फायदा बाद में पता चलेगा, वरना मुझे क्या दिक्कत है, कमेंट्स इग्नोर कर सकता हूं मैं। बाकी आप बहुत समझदार है बेटा। आई होप आप लोगों ने सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आप में और एक तुक्केबाज स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। देखो बच्चों, कहानी को समझने से पहले एक बार मैं आपको समझाता हूँ। एक तुक्केबाज वाले बच्चों को, जो तुक्के लगाना चाहते हैं या तुक्केबाजी से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर आपको एटलीस्ट ये तो फ़र्क पड़े कि पता चले कि इस प्रीमियम बैच में आपको आखिर खास बात क्या सीखने को मिलती है। एक बार ध्यान से समझें। एक तुक्केबाजी वाले माहौल में ये चीज बताई जाती है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम लोगों को बिफोर नजर आता है, क्या नजर आता है, अगर हम लोगों को बिफोर नजर आता है तो सर हम इस लिखे हुए हिस्से में हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और बिफोर के बाद हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। बस इतनी ही बात बता दी जाती है। ठीक इसी के अपोजिट अगर कहा जाए तो भैया तुक्केबाज को ये बता दिया जाता है, देखो बेटे अगर आफ्टर लिखा हुआ हो दो सेंटेंसेस के बीच तो उठाओ, एक काम करो, इधर लिख दो सेकंड फॉर्म और इधर लिखने की कोशिश करो हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो अगर इन दोनों चीजों को ध्यान से हम देखना चाहें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के बीच में लिखा है बिफोर, इधर लिखा है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, इधर लिखा है सेकंड फॉर्म, तो ये सेंटेंस तो अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गया है जी। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से तो बात में कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ये सेंटेंस नंबर 1 अपने आप में ठीक है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जहन में इस लिखे हुए सेंटेंस को लेकर अगर हम चले तो हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस बैठ गया है, हाँ या ना। अब मैं सीक्वेंस के आधार पर डिस्कस करूंगा। भाई लिखे हुए पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। लिखे हुए पहले सेंटेंस को ध्यान से अगर आप पढ़ते हो तो पहले ये बताओ सर, कोई इंसान पहले थैंक्स कहे या फिर ट्रॉफी ले? भाई आपको कोई ट्रॉफी पहले दे या पहले आप थैंक्स कहेंगे? आप कहोगे सर ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पहले ट्रॉफी हम लेंगे उसके बाद थैंक्स कहेंगे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो बातचीत है ये एंटीसीडेंट हुआ। अरे हाँ ना। तो एंटीसीडेंट को अभी हमने समझा था कि एंटीसीडेंट को हम बताने की कोशिश करते हैं परफेक्ट टेंस में, तो इसका मतलब एंटीसीडेंट होने के नाते ये परफेक्ट में होना चाहिए और ये हम लोगों ने लिखा हैड टेकन। तो ये जो भी कुछ हमारे सामने बात आ गई है ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का ताल्लुक
परफेक्ट से नहीं, सिर्फ इंडेफिनेट से हुआ। क्लियर है? तो अब आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या ये सीक्वेंस बताने के लिए बिफोर सही लिखा है? आप कहोगे नहीं सर, बिफोर नहीं, यहां पर तो होना चाहिए आफ्टर। क्लियर होगी बातचीत? तो सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है, एक बार फिर इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं। अगर ये आपने समझ लिया तो बेहतरीन लेवल की तैयारी है आप लोगों की। प्लीज टेक योर टाइम।
आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी। आ जाओ भाई वापस पढ़ते हैं। हम लोगों ने सीक्वेंस बनाने की कोशिश की और सीक्वेंस में एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं भाई, ध्यान से समझो। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट क्या है? आपको कोई पहले देखे या फिर गाड़ी रोके। डेफिनेटली कोई इंसान आपको पहले देखे, यानी कि ये एंटीसीडेंट हुआ, और ये जो भी कुछ है हमारे सामने प्रीसीडेंट हुआ। जब एंटीसीडेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं तो 100 हटाकर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की हैड सीन, ठीक है बच्चों। और प्रीसीडेंट अगर बताने की कोशिश करें तो प्रीसीडेंट हम इंडेफिनिट में लिखते हैं और सिर्फ स्टॉप्ड कहना ठीक है। क्या अब ये सीक्वेंस को सही बना रहा है बिफोर? आप कहोगे नहीं सर, बिफोर की जगह पर हम लोगों को यहां पर लिखने की जरूरत है आफ्टर। एक अगला सवाल, रवि पेड द बिल आफ्टर ही हैड लेफ्ट द होटल। आप क्या करेंगे, पहले होटल से बाहर निकल जाएंगे या पहले बिल पे करेंगे? तो एंटीसीडेंट कहता है कि भैया पहले बिल पे करेंगे। अगर ये एंटीसीडेंट है तो बेटा एंटीसीडेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो ये जो भी कुछ लिखा है हमारे सामने ये आपका हुआ प्रीसीडेंट, और प्रीसीडेंट सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। अब बताओ क्या सीक्वेंस आफ्टर के साथ सही है? बिल्कुल नहीं, आफ्टर की जगह पर हम लोग सीक्वेंस मेंटेन करेंगे बिफोर के साथ। एक अगला सवाल, बिफोर द टीचर रेज्ड द क्वेश्चन दे आंसर्ड इट। बताओ बच्चों इसमें एंटीसीडेंट क्या है? बताओ बच्चों इसमें एंटीसीडेंट क्या है? जब एंटीसीडेंट हम सोचने की कोशिश करें तो एंटीसीडेंट हमारे सामने हुआ किसी टीचर का क्वेश्चन पूछना, यानी कि ये जो भी कुछ लिखा है ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, और एंटीसीडेंट हम लोग बताने की कोशिश करेंगे परफेक्ट टेंस में। और ये जो भी कुछ हमारे सामने लिखा है बच्चों ये हुआ आपका प्रीसीडेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या बिफोर के बाद एंटीसीडेंट लिखते हो आप कहोगे नहीं सर, बिफोर के बाद हम प्रीसीडेंट लिखते हैं। तो भैया एंटीसीडेंट लिखने के लिए हम लोगों को बिफोर नहीं, यहां पर चाहिएगा आफ्टर। अब एक अगली बात, एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट बताने के लिए हम मजबूर नहीं है कि बिफोर या आफ्टर के ही आधार पर सारी बातों को समझें। एंटीसीडेंट या प्रीसीडेंट के ऊपर ही नहीं टिका होता हमारा, आई मीन बिफोर आफ्टर पर नहीं टिका होता एंटीसीडेंट प्रीसीडेंट। कभी कभी सेंटेंसेस बिफोर आफ्टर से भी परे निकल जाते हैं। लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें। यहाँ एक नहीं 2 सेंटेंसेस हमें जुड़े नजर आए दैट से। कृपया इस दैट को उठाकर बिफोर आफ्टर ना बना दे, ये मूर्खता ना करें। अब यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस लिखा है, एक तरफ डॉक्टर को पता लगना और दूसरी तरफ पेशेंट ने कुछ ड्रग्स लेना। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बड़ा ध्यान से, डॉक्टर को पता पहले लगे या कोई पेशेंट ड्रग्स पहले ले? तो जब पेशेंट कोई ड्रग्स पहले लेगा, यानी कि ये वाला जो एक्शन आपके सामने लिखा है ये एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट होने की वजह से ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड टेकन। और ये जो भी कुछ आपके सामने हुआ ये आपका प्रेसिडेंट हुआ। अरे भाई हाँ या ना, क्लियर होगी बातचीत बच्चों। अगली सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा है शी एडमिटेड दैट शी कमिटेड अ मिस्टेक। एक बात बताओ, पहले गलती करोगे या पहले एडमिट करोगे? ऑब्वियसली पहले गलती करने की बात हुई, यानी कि ये आपका एंटीसीडेंट हुआ। अब एंटीसीडेंट अगर हुआ तो एंटीसीडेंट को बताने की कोशिश करें परफेक्ट टेंस में, और ये जो भी कुछ लिखा है आपका प्रेसिडेंट इंडेफिनिट टेंस में सही है। पहले एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, फिर बातें आगे करना चाहेंगे हम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लिया होगा। और आज ये 2 मिनट की बात करते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल फ्लक्चुएशन आ रहा है, नेट इशू शायद आ रहा है, तो सर जरा एक बार कमेंट्स दिखाएंगे बच्चों के। 2 मिनट की मैं बात करना चाहूंगा। क्या आप लोगों को यहां तक जो भी मैंने समझाया वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? थोड़ा सा कमेंट्स पर आ जाए, 2 बातें कर लेते हैं। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस बैच अगर ज्वाइन करना है तो बच्चों प्रैक्टिस बैच के अंदर हम लोगों का
थियरी का डिस्कशन बहुत कम होता है, उसके अंदर हम सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन सामने होगा, और क्वेश्चन सामने होगा तो भाई क्वेश्चन के ही आप किस तरीके से आंसर्स बनाएंगे हम उस पर फोकस करेंगे। ज़्यादा फीस नहीं होती है प्रैक्टिस बैच की, सिर्फ सर कितनी फीस है? 999 है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए वो एक छोटा सा तोहफा इसलिए है कि भैया जो चीज़ आप क्लास के अंदर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पेपर में आपके रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स लगभग कंप्लीट करने वाले हैं वो तो बेशक ज्वाइन करें, या जो टीचर पहले किसी से भी पढ़ चुके हैं उनको भी हम लोग वेलकम करते हैं उसमें। और जो साथ साथ सीख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अपना क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने का तरीका सीख लें तो वो भी जुड़ सकते हैं। खैर मेरा जो सवाल है, वाह प्रदीप वाह बेटा, पीडीएफ हिंदी में नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं, ये इंग्लिश का बैच है। कमाल करते हैं यार। तो भैया आज की बात को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें। कल सैटरडे है, आप लोगों का ऑफ रहेगा, संडे को आप लोगों का ऑफ रहेगा। सैटरडे और संडे मेरी तरफ से आपकी क्लास नहीं होगी। सैटरडे और संडे को पूरी की पूरी टेंस की यहाँ तक की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार को मैं मंडे को थोड़ा और आगे एक नए लेवल पर शॉर्टकट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों की वोकैब की काफ़ी सारी आज वोकैब इसलिए नहीं कराई है क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझानी थी। मुझे क्या कराना है क्या नहीं कराना है मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप मुझे ज्ञान ना दें, ठीक है ना मेरे दोस्तों। मैं अपने आप से कराऊंगा सारी चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, लव यू ऑल। रिवाइज करें, मिलते हैं मंडे को आपके टाइम पर। गुड नाइट एवरीवन।